हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो लेक्चर है, जो प्रीवियस लेक्चर हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, उस लेक्चर के अंदर हमने लास्ट में जो कॉजेज बताए थे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, उसमें सबसे लास्ट में हमने दो हार्मफुल इफेक्ट बताए थे, जिसके केस में हमने यूट्रिफिकेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन के बारे में बताया था। हमने कहा था कि इन दोनों टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब ये जो टॉपिक्स हैं, ये दोनों के दोनों इट्स द हार्मफुल कॉज ऑफ ए वाटर पोल्यूशन, मतलब वाटर पोल्यूशन का ये रिजल्ट है जिसके बेस के ऊपर बायोमैग्निफिकेशन भी होती है और यूट्रिफिकेशन भी होती है। अब क्या होते हैं, सबसे पहले देखिए बायोमैग्निफिकेशन। From biomagnifications, magnification means increase, improve any conditions। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी पार्टिकुलर सबस्ट्रेटम को हमने बढ़ाना है। अब यहां पर हमारे पास क्या है, बायोमैग्निफिकेशन, यानी इंप्रूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस या इंक्रीज द एनी सब्सटेंस इन केस ऑफ ए बायो मींस लिविंग कंडीशंस। लिविंग कंडीशंस के बेस के ऊपर अगर किसी कंपोनेंट्स को हम इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इस डेफिनेशन के बेस के ऊपर क्या मतलब है, ए फिनोमिनन्स ऑफ इंक्रीज द concentration of harmful नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक है, या केमिकल। कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस है, उस हार्मफुल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना। कहां पर इंक्रीज करना भाई, ठीक है, इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन उसको एक स्पेसिफिक कंडीशन के बेस के ऊपर एट ईच ट्रॉपिकल लेवल ऑफ फूड चेन। देखिए एक सीक्वेंस है, फूड चेन का मतलब क्या होता है, फूड चेन का मतलब होता है ए सीक्वेंस ऑफ ईटिंग इन विच वन ऑर्गेनिजम्स आर ईटन बाय द अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये जो प्रोसेस है, ईटिंग प्रोसेस, इस प्रोसेस के तहत अगर हम बात करते हैं तो ये जो कंटिन्यू प्रोसेस है ईटिंग का, इस ईटिंग प्रोसेस में कोई भी केमिकल सब्सटेंस एंटर कर जाता है और वो एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल्स में जाता है। इस तरीके से उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। कैसे होती है कंसंट्रेशन, हम आपको डायग्रामेटिकली इस बात को रिप्रेजेंट करके बताते हैं। देखिए सिंपली, ये एक फील्ड है, ये एक खेत है, इस खेत के अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है, यू नो दिस वन इज द प्लांट्स। कोई भी प्लांट्स ग्रो कर दिए हमने खेत के अंदर। अब जो ये प्लांट्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर, इस प्लांट्स को हमने पेस्ट से बचाने के लिए हमने इसके अंदर पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया, ठीक है, स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड्स, ठीक है, स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड्स क्या। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए हमने यहां पर 100 ग्राम से पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया। मान लीजिए कुछ भी है हमारे पास यहाँ पर, कोई भी पेस्टिसाइड्स है, मान लीजिए सपोज कीजिए डीडीटी है, ठीक है ना, डीडीटी का हमने यहाँ पर स्प्रे किया। अब जब हम यहाँ पर स्प्रे करते हैं तो देखिए ये जो स्प्रे है, सपोज करिए एक सिंपल सी कंसंट्रेशन के बेस के ऊपर किसी एक प्लांट के ये जो स्प्रे है वो 0.001 ग्राम, ठीक है ना, ग्राम्स, किसी एक पर प्लांट किसी एक प्लांट को इतना स्प्रे लगता है, ठीक है। अब फूड चेन में क्या होता है कि इस प्लांट को खाने वाले कौन है भाई, इस प्लांट को खाने वाले हैं इंसेक्ट्स। वो इंसेक्ट्स इसको खाएंगे, इस प्लांट्स को, और वो जो स्प्रे है एक मतलब एक इंसेक्ट जो है वो इस प्लांट्स को खाता है और वो अपनी लाइफ के अंदर कम से कम 4-5 प्लांट को खा लेता है।
तो जब वो 4-5 प्लांट को खाएगा तो एक प्लांट के अंदर तो 0.01 ग्राम डीडीटी है, जो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल सब्सटेंस है, इतना है। अगर मान लीजिए वो अपनी लाइफ के अंदर 5 प्लांट्स को खाता है तो सिंपल सी बात है 0.001 मल्टीपल 5, तो कितनी अमाउंट होगी यहाँ पर 0.005 ग्राम होगी। अंडरस्टैंड, 5 ग्राम होगी। अब इसी इंसेक्ट को, मतलब ये इंसेक्ट है, ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट है, उसको मान लीजिए सपोज कीजिए उस इंसेक्ट को कौन खाता है, उसको स्मॉल फिश खाती है, स्मॉल फिश खाती है, ठीक है ना, स्मॉल फिश खाती है। अब वो स्मॉल फिश अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट को खा जाती है। बहुत सारे इंसेक्ट मतलब कितने इंसेक्ट्स को, आप सपोज कीजिए कि वो लगभग 100 इंसेक्ट्स को खा जाती है, तो उसके अंदर देखिए अमाउंट कितनी होगी 0.05 मल्टीपल टू 100। तो इस अमाउंट को अगर हम इसमें लेके चले तो ये कितनी होगी 0.5 ग्राम होगी, ठीक है ना, 0.5 ग्राम होगी। अब ये अमाउंट देखो, पॉइजन की अमाउंट इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट केस में लार्ज फिशेज है, वो भी अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे फिशेज को खा लेती है। मान लीजिए सपोज कीजिए वो अपनी लाइफ में 10 फिशेज को खा लेती हैं, तो सिंपल सी बात है बेटा, यहां से देखिए 0.5 मल्टीपल 10, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 5 ग्राम होगा, ठीक है ना, 5 ग्राम से। अब इसको मान लीजिए ह्यूमन बींग्स खाते हैं, ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं, तो ये अपनी लाइफ में मान लीजिए तकरीबन 100 फिशेज को खा लेते हैं, तो देखिए कितनी अमाउंट होगी 5 ग्राम मल्टीपल में 100 मतलब 500 ग्राम, यानी वो अपनी लाइफ के अंदर कितना 500 ग्राम डीडीटी खा लेते हैं। और डीडीटी एक पेस्टिसाइड से जो पॉइजनस है, आधा केजी वो डीडीटी का यूज कर लेते हैं। अब ये टोटल कंडीशन जो हमारे पास मेंटेन हुई है, इस कंडीशंस के बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस का किसी भी बॉडी के अंदर एंटर हो जाना, ठीक है। अब वो केमिकल सब्सटेंस हार्मफुल किस कैटेगरी के बेस के ऊपर हम इंक्लूड करते हैं, हार्मफुल उसको इस वजह से काउंट करते हैं कि वो जो सबस्ट्रेटम है हमारे पास है, दिस वन इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक तो पहली कंडीशन तो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, दूसरा क्या है वो हार्मफुल। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं द फिनोमिना ऑफ इंक्रीज या भाई एक्यूमुलेशन या इंक्रीज होना, दोनों वर्ड सेम कंडीशन है, जिसके बेस के ऊपर हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस का बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाना है। अब वो हार्मफुल बॉडी के अंदर जो सब्सटेंस है, केमिकल है, जो बॉडी के अंदर हार्मफुल कंडीशंस क्रिएट करता है, ऐसे में ये सब्सटेंस किस तरीके से बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। इजिली ये बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, केमिकल फंक्शनिंग, उस केमिकल फंक्शनिंग में इन्वॉल्व हो जाता है और केमिकल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है। लाइक दैट जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जो भी बॉडी के अंदर वर्किंग होती है, किसी भी तरीके से हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट फंक्शन करता है, तो उस फंक्शंस के अंदर अगर नेसेसिटी की जगह पर हार्मफुल सब्सटेंस ऐड होंगे, तो ऐसे में जो वर्किंग है बॉडी के पार्ट्स की, फंक्शन की, सिस्टम की, वो एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी और इसी डिस्टर्बेंस के बेस के ऊपर वो हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल इफेक्ट डालेगी। और वो हार्मफुल्स जो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक होगा, मीन्स हम ह्यूमन बींग्स के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सिस्टम डिस्टर्ब करने वाला होगा, उसकी अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। तो ऐसे में हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया है बायोमैग्निफिकेशन में कि यहां पर हम किसी को भी ले सकते हैं, किसी भी हार्मफुल सबस्ट्रेटम को इसमें काउंट कर सकते हैं। सिंपली अगर हम आपको एग्जाम्पल दें इसके बेस के ऊपर, जो हमने यहां पर आपको बताया है, इसके बेस के ऊपर हमें एग्जाम्पल देते हैं। द डिजीज, देखिए डिजीज है मीनामाटा, डिजीज स्प्रेड ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ मरकरी। आपको पता है ना Hg, मरकरी एक एलिमेंट है, इसके कंजम्पशन से एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हैविंग नेम इज मीनामाटा डिजीज, मीनामाटा डिजीज, जो पिछले लेक्चर में भी हमने बताई थी। ये क्या करती है, इट अफेक्टेड द नर्वस सिस्टम,
नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाली डिजीज होती है, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देती है। इसी के अलावा एक और एग्जांपल है हमारे पास, एक और डिजीज का एग्जांपल है हमारे पास जो किसी और केमिकल से, जैसे कैडमियम है, इसकी वजह से जो स्प्रेड होती है वो क्या है हमारे पास, दिस वन इज द इटाई डिजीज। ये डिजीज भी अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, ये भी बॉडी के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो मतलब कहने का ये है कि कुछ हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी में जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो ये हार्मफुल सब्सटेंस जो बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं, तो इनकी वजह से कोई डिफरेंट टाइप की डिजीज स्प्रेड होती है। अब यहां पर हमारे पास जो ये पार्टिकुलर डिजीज है, मींस कौन सी डिजीज, ये मिनामाटा डिजीज जो है, ये जापानीज पर्सन जो है, जापानीज, ठीक है, जापानीज के केस में सबसे पहले रिपोर्टेड की गई, कैसे रिपोर्टेड की कि किसी एक वाटर बॉडी के नजदीक बहुत सारी इंडस्ट्री थी, वो वाटर बॉडी बड़ी थी और उसके नजदीक इंडस्ट्रीज थी, जिन इंडस्ट्रीज के अंदर मरकरी बेस्ड कुछ वर्क होता था। तो जब भी फिल्ट्रेट आउट्स को पास किया जाता था तो वो उस वाटर बॉडी में चला जाता था। अब उस वाटर बॉडी के अंदर जो फिशेज प्रेजेंट थी, उन फिशेज को फिशिंग के प्रोसेस में पर्सन्स यूज करते थे, यानी उनका कंजम्पशन करते थे। और फिशेज के अंदर जो फूड चेन के बेस के ऊपर लार्ज फिशेज में जो मरकरी का एडिशन हुआ, वो मरकरी ह्यूमन बींग्स की बॉडी में गई, क्योंकि वो फिशेज को खाते थे। तो वो जो मरकरी का एडिशन हुआ, उस मरकरी के बेस के ऊपर जिन पर्सन्स ने फिशेज को खाया, उनको धीरे धीरे बॉडी में मरकरी का एक्यूमुलेशन हुआ। ऐसे में जो मरकरी का एक्यूमुलेशन हुआ, वो मरकरी का एक्यूमुलेशन इज द कॉज ऑफ हार्मफुल डिजीज दैट इज कॉल्ड द मिनामाटा। स्लोली उसने उसके ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर दिया। ऐसे ही एक्यूमुलेशन ऑफ कैडमियम के बेस के ऊपर इटाई डिसऑर्डर स्प्रेड होगी। तो ये हार्मफुल केमिकल्स जब बॉडी में जाते हैं, तो वहां पर जाके इनका सबका ब्रेकडाउन नहीं होता है, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम को ब्रेक कर दिया, मतलब एक बॉडी के सिस्टम को अफेक्ट कर दिया। दूसरा टॉपिक हमारे पास, सेकंड टॉपिक हमारे पास है यूट्रिफिकेशन। देखिए यूट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है यूट्रोफिकेशन। आप उसको बोल सकते हैं यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, यूट्रोफिकेशन। देखिए यूट्रोफिकेशन का मतलब स्टूडेंट्स क्या मतलब होता है, सिंपल सी भाषा में अगर मैं मीनिंग बताता हूं तो आप ये समझ लीजिए, नेचुरल एजिंग ऑफ वाटर बॉडी। इसका सिंपल सी भाषा में आप ये समझ लीजिए, नेचुरल एजिंग ऑफ वाटर बॉडी। कोई भी वाटर बॉडी है उसकी नेचुरली डेथ का मतलब होता है नेचुरल एजिंग ऑफ वाटर बॉडी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है कि कोई भी वाटर बॉडी, आप समझिए मेरी बात समझिए। देखिए ये वाटर बॉडी है, ये एक वाटर बॉडी है, ठीक है, एक वाटर बॉडी है, और इस वाटर बॉडी के यहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज प्रेजेंट है, ठीक है ना। यहां पर क्या है, इंडस्ट्रीज है। सपोज कीजिए कि ये फूड इंडस्ट्रीज है, ठीक है ना। ये क्या है भाई, फूड इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है भाई, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है, कुछ भी है ये मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्रीज है, इन इंडस्ट्रीज का जो एफ्लुएंट होता है, एफ्लुएंट का मतलब होता है जो वेस्ट होता है, ठीक है, वो वेस्ट यहां से इन इंडस्ट्रीज के अंदर से, यहां से पाइप के थ्रू कहां जाता है, इस किसी वाटर बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है ना, पाइप के थ्रू। एफ्लुएंट जो है, एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है भाई, एफ्लुएंट का मतलब होता है
जो वेस्ट होता है वो यहां से रन होकर कहां जाता है, इस वाटर बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, तो ये जो एफ्लुएंट यहां से जाता है रन होकर इसकी वाटर बॉडी के अंदर, तो आप देखिए समझिए कि यहां पर पहले सेशन में ये एफ्लुएंट आके इकट्ठा हुआ। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया है कि ये जो एफ्लुएंट है, इस एफ्लुएंट्स के अंदर न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये फूड इंडस्ट्री है और फूड के अंदर न्यूट्रिशन होते हैं। ये इंडस्ट्री जो है वो कुछ केमिकल इंडस्ट्री है, जो केमिकल से किसी भी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। तीसरी चीज, ये इंडस्ट्रीज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, जो फर्टिलाइजर खेतों में यूज होते हैं न्यूट्रिशन की फॉर्म में, वो इंडस्ट्री है। तो इनका इन्फ्लुएंस जब यहां से यहां गिरता है तो एक सिंपल सी बात है कि उस वाटर बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो गए। उन न्यूट्रिएंट्स के बेस के ऊपर क्या होगा, एक सेशन आएगा, जिस सेशन के बेस के ऊपर यहां पर बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे। ठीक है ना, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, ये एक्वेटिक प्लांट्स है। ठीक है ना, ये एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो करके, भाई सिंपल देखो, अब नॉर्मल सिचुएशंस में इसमें न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो किए, अब एक्वेटिक प्लांट्स का नंबर बहुत ज्यादा हो गया, न्यूट्रिशन कम हो गए, क्योंकि यहां तो एक सिंपल वे में एफ्लुएंट आता है, वो एफ्लुएंट से एक लिमिट के बेस के ऊपर आता है, लेकिन प्लांट्स को जब न्यूट्रिशन मिले तो उन्होंने अपनी नंबर्स बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो पूरी की पूरी वाटर बॉडी प्लांट से कवर होगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि प्लांट्स का नंबर ज्यादा हो गया और जो एफ्लुएंट्स तो लिमिटेड अमाउंट में आता था, वो उस लिमिट्स के बेस के ऊपर एफ्लुएंट्स का अमाउंट यानी न्यूट्रिशन का अमाउंट लो हो गया। ऐसे में क्या होगा, इन प्लांट्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, इन प्लांट्स की डेथ हो जाएगी। जब इन प्लांट्स की डेथ होगी तो क्या होगा, इनके अंदर बॉडी का जो भी पार्ट्स है, वो बॉडी का पार्ट्स इसके साथ इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, इसी वाटर बॉडी में ऐड हो जाएगा। और जब वाटर बॉडी के अंदर कंटिन्यू ऐसा प्रोसेस ईयर बाय ईयर चलेगा, ठीक है ना, अगले साल फिर वैसे ही प्रोसेस हुआ, न्यूट्रिशन एक पार्टिकुलर टाइम पे प्लांट्स का नंबर बढ़ गया, तो ऐसे ईयर बाय ईयर जो कंडीशन बनेगी, तो पिछले साल के जो प्लांट्स थे वो उनकी डेथ होने के बाद नीचे वो कीचड़ की फॉर्म में जमा हो गए। ठीक है ना, ऐसे नीचे कीचड़ की फॉर्म में, अगले सेशन में फिर प्लांट्स की डेथ होगी, वो कीचड़ की फॉर्म में जमा हो गए, अगले सेशन में फिर प्लांट्स की डेथ होगी। इस तरीके से ईयर बाय ईयर क्या होगा भाई, जो ये वाटर बॉडी है इट्स टोटली फिल्ड विद द मड। ठीक है ना, क्या होगा इसमें, द वाटर बॉडी इज अल्टीमेटली टोटली फिल्ड विद मड। ठीक है ना, देखिए मैं लिख देता हूं, ड्यू टू lack of nutrition, the aquatic plants plant die year by year. ठीक है, they are settled down in form of mud, and ultimately the water body is filled with totally by mud. ठीक है, and converted into a land. किस में कन्वर्ट हो जाएगी भाई, लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी कंडीशंस को हम किसके नाम से बोलते हैं, दिस कंडीशंस इज कॉल्ड द यूट्रिफिकेशन। इसी प्रोसेस को हम किसके नाम से बोलते हैं, यूट्रिफिकेशन के नाम से बोलते हैं। तो यूट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी नेचुरल बॉडी जो प्रेजेंट होती है, उस नेचुरल बॉडी के अंदर जो भी प्लांट्स है, आपने देखा होगा ना बहुत सारे केसेस में बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर बॉडी के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। अगर हम आपको बताएं तो हमारी एक और वीडियो है जिसमें हमने टेरर ऑफ बंगाल के नाम से वीडियो बनाई है। वो टेरर ऑफ बंगाल जो है वो न्यूट्रिशन के बेस के ऊपर वाटर बॉडी को कंप्लीट कवर कर लेता है, यानी इतनी ज्यादा उसकी फास्ट ग्रोथ होती है न्यूट्रिशन के बेस के ऊपर। लेकिन जब न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं तो ऐसे में क्या होगा, वो प्लांट्स की डेथ होगी। तो उस वीडियो में हमने दिखा रखा है कि किस तरीके से वो प्लांट ग्रो किए हुए हैं, ठीक है, और बता भी रखा है।
तो आज जो इस लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक कवर्स किए हैं स्टूडेंट से, वो टॉपिक्स हमने 2 ही टॉपिक कवर किए हैं। सबसे पहले हमने आपके सामने बायोमैग्निफिकेशन, आप सिंपली फॉर्म्स में इस मतलब को समझे कि बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, बायोमैग्निफिकेशन कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरीके से पॉइजन ऐड हो रहे हैं। बायोमैग्निफिकेशन का इंपैक्ट हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स को काउंट कर रहे हैं कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स में आज हम अपने खेतों के अंदर डिफरेंट टाइप्स के फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, हार्मफुल सब्सटेंस, केमिकल्स का यूज करते हैं। किसके लिए? फॉर कंट्रोलिंग वीड्स, फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट। लेकिन वो जो केमिकल्स है वो एट लीस्ट फूड चेन के थ्रू आने हमारी ही बॉडी में है। तो इसलिए स्टूडेंट से कोशिश करें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है उस ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज किया जाए। अब इस बायोमैग्निफिकेशन के प्रोसेस को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? बायोमैग्निफिकेशन के प्रोसेस को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, इसका मैं कॉज भी लिख सकता हूं, हाउ वी अवॉइड बायोमैग्निफिकेशन। या हाउ वी रिड्यूस द हार्मफुल केमिकल्स इन आवर डाइट। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास प्रोसेस है, हाउ वी अवॉइड द बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसके लिए हमारे पास आंसर क्या होगा भाई? नंबर 1, यूज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसका इफेक्ट इंक्रीज करे, इंक्रीज इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, परफॉर्म द सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज जो है उनको फॉलो करें। ठीक है, अवॉइड द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। हार्मफुल केमिकल्स जो है उनका यूज करना बंद कर दें। ठीक है, इसके अलावा और केस क्या हो सकते हैं भाई? यूज बायोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट। बायोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट, ये बायोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सिंपली देखिए, आप देखिए, अगर इंसेक्ट जो है फील्ड में ज्यादा होंगे तो फ्रॉग्स का नंबर ज्यादा होगा। अगर फ्रॉग्स का नंबर ज्यादा होगा तो स्नेक्स का नंबर ज्यादा होगा। स्नेक्स का नंबर ज्यादा होगा तो बर्ड्स का नंबर बढ़ेगा। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना है, इंसेक्ट को कंट्रोल ये फ्रॉग कर रहे हैं। फ्रॉग क्रॉप को डैमेज नहीं कर रहे, स्नेक भी क्रॉप को डैमेज नहीं कर रहे, लेकिन इसको ईट कर लेते हैं वो। ठीक है ना, ईगल जो है वो क्रॉप को कुछ मतलब बर्ड्स जो है वो क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं करेंगे, जब पक जाएगी तब करेंगे। तो वो इसके नंबर को कंट्रोल करेंगे, इसके भी नंबर को कंट्रोल करेंगे और डायरेक्टली इसके नंबर को भी कंट्रोल करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि नेचर ने खुद ही एक ऐसा सिस्टम प्रिपेयर कर दिया है स्टूडेंट से, जिसके बेस के ऊपर हमें किसी केमिकल्स की जरूरत नहीं है। और ये जो केमिकल अनवांटेड फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं, इनकी जगह पर हम यूज कर सकते हैं कि जो उर्वरक होते हैं, मेन्योर्स होते हैं, जो फार्म यार्ड मेन्योर होते हैं, वर्मी कंपोस्ट होते हैं, या लोकली जो खाद जिसको हम बोलते हैं, वो सभी का हम यूज करके अपनी क्रॉप की फर्टिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, जिसके बेस के ऊपर प्लांट्स का नंबर इंप्रूव हो सकता है। तो आज जो हमारा लेक्चर ये था कि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस लेक्चर को पढ़ें, अच्छे से पढ़े। हो सकता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा हो और इसमें एग्जाम से क्वेश्चन में बना भी दूं और आपका आ भी जाए। ठीक है, बाहर से जो आएगा एग्जाम पेपर, उसमें ये यूट्रिफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन है, ये दोनों के दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस लेक्चर को देखें अच्छे से और समझे। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है,
तो आज के लिए हमारे पास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।